हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबके बीच फिर से मैं इस नए वीडियो में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे विजन आईएएस की मासिक पत्रिका जो अगस्त महीने की है 2021 की। उसमें नीति शास्त्र का कौन सा करंट अफेयर्स का मुद्दा आपके यूपीएससी के जो मेंस के चौथा फोर्थ पेपर है एथिक्स वाला, उसमें उपयोगी है और चर्चित है। तो एक टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना चाहिए और हो सकेगा तो वहाँ से आपको कुछ न कुछ क्लू मिलेगा और कुछ न कुछ फूड फॉर थॉट मिलेगा, मटेरियल मिलेगा जिसका आप एथिक्स में उपयोग कर सकते हैं। तो एथिक्स से संबंधित जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ थी शरण अधिकार या अनुकंपा, यानी रिफ्यूज़ राइट आर अ फेवर। तो सबसे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, हम आपके बीच नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो चलिए बात करते हैं आज के आर्टिकल पर, शरण अनुकंपा या अधिकार। यानी इसमें क्या है कि ये चर्चित क्यों हुई घटना। शरण यानी रिफ्यूजी जो कहते हैं कि वो राइट है या फेवर है। तो चर्चित इसलिए हुई कि अफगानिस्तान का एक कोई शरणार्थी था जिसने ट्विटर पर अमेरिका शिविर में जो भोजन परोसा गया था उसकी एक तस्वीर साझा की, जिस पर कुछ समूह जो थे उन्होंने सहानुभूति जताई और कुछ लोगों ने उसकी गंभीर आलोचना की। तो आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पर शरणार्थी शिविर द्वारा कैंप में परोसे जाने वाले भोजन को लेकर क्या ट्वीट किया गया है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछली रात भोजन के रूप में मुझे यही मिला था और दूसरी बार मुझे 12 घंटे बाद भोजन मिला। शरणार्थी का जीवन सुरक्षित तो हो सकता है, लेकिन आसान और अनुकूल कभी नहीं हो सकता। फोर्ट ब्लिस, यल पासो, टेक्सास। ये भोजन जो उनको मिला, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया। तो कई लोग इस पर पॉजिटिव और निगेटिव अपना राय रखे। इसमें से एक व्यक्ति कह रहे हैं कि धन्यवाद नहीं देंगे, आभार व्यक्त कीजिए, थोड़ी विनम्रता दिखाइए और गरिमापूर्ण रवैया अपनाइए। आपसे किसी ने कोई कर्ज नहीं लिया है। मैं लेबनान से आया एक रिफ्यूजी हूँ और इस अनुकंपा के लिए सदैव आभारी रहूँगा। और ये पक्ष में कोई एक लिखे हैं कि आपको मिलने वाली प्रतिक्रिया में दया का न होना भयावह है। आपकी ज़िंदगी बिखर चुकी है, कोई शून्य से शुरू करने का विकल्प नहीं चुनता जब तक कि वो ऐसी स्थिति में न हो। अमेरिका ने आपको नहीं बचाया है, बल्कि अमेरिका ने आपके देश को 20 वर्ष शीत गृह युद्ध में झोंक कर शायद ही अपने कर्तव्य का निर्वहन किया हो। ऐसे कई ट्वीट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो पोस्ट या टिप्पणी है हमारे समक्ष प्रश्न रखते हैं। प्रश्न क्या रखते हैं, इस पर हम बात करते हैं। प्रश्न ये है कि क्या शिष्ट और उपयुक्त भोजन किसी शरणार्थी का अधिकार है। अधिकार आजकल हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को ढेरों अधिकार मिलते हैं, उसी तरह से कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार द्वारा या विश्व द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उसी तरह से अब अधिकार ये चर्चा में आया, कोई व्यक्ति अगर शरणार्थी है तो उसको क्या उपयुक्त भोजन का अधिकार प्राप्त है, या कोई जो मेजबान देश द्वारा प्रदान की जाने वाली महज अनुकंपा है जिसके लिए उन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए। यानी जो भी उनको कुछ मिला सैनिक को, क्या वो अधिकार था उनका या एक अनुकंपा है उस देश द्वारा जिसका कैंप लगा हुआ था और जिसके थ्रू इन्हें ये भोजन मिला। और एक सवाल फिर ये उत्पन्न होता है कि क्या शरण प्रदान करने वाले देश का शरणार्थी के प्रति कोई दायित्व तो नहीं है। क्या शरणार्थियों और नागरिकों के मानवाधिकार पृथक पृथक होने चाहिए। और साथ ही ये भी प्रश्न उठता है कि क्या शरण प्राप्त करना शरणार्थी का अधिकार है या यह महज बस मेजबान राष्ट्र द्वारा प्रदान की जाने वाली अनुकंपा है। फिर इसमें दिया है बढ़ता वैश्विक शरणार्थी संकट, यानी सीरिया, वेनेजुएला, म्यांमार आदि देशों द्वारा हाल ही में अफगानिस्तान जैसे देशों के भीतर बढ़ते संघर्ष के साथ वैश्विक शरणार्थी संकट में बढ़ोतरी हुई है। यानी जिन जिन देशों में ऐसी स्थितियाँ आती हैं, जैसे सीरिया में हुआ, वेनेजुएला में हुआ, म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया, तो वहाँ के जो शरणार्थी हैं, और हाल ही में अफगानिस्तान का ये मामला चर्चित है, तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ के नागरिक होते हैं जब किसी दूसरे देश में शरणार्थी बनते हैं तो उनके संकट में बहुत बढ़ोतरी होती है, उनका जीवन एक नरक जैसा हो जाता है। तो वर्ष 2020 के अंत तक उत्पीड़न, संघर्ष, हिंसा या मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण 2.64 करोड़ लोगों को शरणार्थी के रूप में अन्य देशों में शरण लेना पड़ा है। यानी 2020 के अंत तक 2.64 करोड़ लोग शरणार्थी हो गए और पिछले वर्ष की तुलना में इनकी संख्या में 29 लाख की वृद्धि हुई। यानी पहले जितनी थी उससे इस वर्ष 29 लाख लोगों की संख्या वृद्धि हुई है। सीमा पारी विस्थापन का शिकार होने वाले 68% लोग सिर्फ 5 देशों से थे। यानी एक राष्ट्र की सीमा से दूसरे राष्ट्र की सीमा में जो विस्थापन का शिकार होने वाले युवक हैं, 68% जो लोग हैं उनमें सिर्फ 5 देश से हैं, सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान और म्यांमार। यानी यहाँ स्थायी रूप से विद्रोह होते रहते हैं, इस संघर्ष होते रहते हैं, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग विस्थापित हुए हैं।
और हालांकि यह मुद्दा कोविड-19 के प्रकोप से और भी जटिल हो गया है, जिसने देशों में शरण पाने के अधिकार को और कठिन बना दिया। यानी कोविड-19 की वजह से सीमाएं लॉक होती जा रही हैं या हो गई हैं, तो ये मुद्दा शरणार्थी संकट का और विकट होता जा रहा है। लोग शरण देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। फिर शरणार्थी कौन है और उनके अधिकार क्या हैं, ये भी तो जानना जरूरी है कि शरणार्थी है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज UNHCR कार्यालय के अनुसार शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। शरणार्थी प्रवासी से भिन्न होते हैं। प्रवासियों को अपने देश से पलायन करने हेतु मजबूर नहीं होना पड़ता, बल्कि बेहतर अवसरों की तलाश में स्वेच्छा से भी अपने मूल देश को छोड़ते हैं। यानी जो कोई व्यक्ति अगर प्रवासी होता है, तो अगर आप भी प्रवास करते होंगे, आपको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छी जीवन शैली चाहिए, तो आप शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी मुंबई जाते हैं, तो आप ये प्रवास हुआ। आप मुंबई इसलिए नहीं जाते हैं कि आपको मजबूरन अपने गांव से भगाया जाता है, बल्कि आप इसलिए जाते हैं या अन्य देश में काम करने, अमेरिका जैसे, ब्रिटेन, इसलिए जाते हैं कि आपको बेहतर अवसर चाहिए, बेहतर पैकेज चाहिए, आप स्वेच्छा से छोड़ते हैं। लेकिन शरणार्थियों को भगाया जाता है मजबूरन, अत्याचार से पीड़ित होकर वो भागते हैं। तो शरणार्थी की स्थिति आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति से भी भिन्न होती है, जो राष्ट्रीय सीमा पार करने की जगह देश के भीतर ही छिपने के लिए विवश होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि विस्थापित होते हैं, जैसे वर्तमान में कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, पर जिसमें खूब फिल्म बनी है कि उनको 1990 में कश्मीर से विस्थापित होना पड़ा, यानी वहाँ से उनको भगा दिया गया और अपने ही राष्ट्र में वो छिपे। जबकि शरणार्थी जो होता है वो राष्ट्र ही उसको छोड़ना पड़ता है। फिर शरणार्थियों के मुद्दे के निस्तारण हेतु स्थापित किए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून साधनों में निम्नलिखित शामिल हैं। जिसमें शरणार्थी के जो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून बना है, उसमें सबसे पहला कानून यह है कि शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित वर्ष 1951 का कन्वेंशन और इससे संबद्ध और वर्ष 1967 का प्रोटोकॉल, ये आपके यूपीएससी के या पीसीएस के एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछ सकता है। फिर इन साधनों एवं अप्रवासी सिद्धांत, यानी किसी भी शरणार्थी को उसकी इच्छा के बिना उसके देश न भेजना के माध्यम से शरणार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया गया है। यानी ये जो प्रोटोकॉल है या कन्वेंशन है, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति शरणार्थी जो आपके देश में आया हुआ है, अगर उसकी इच्छा नहीं है अपने वापस देश जाने की, तो उसको ज़बरदस्ती आप वापस नहीं भेज सकते। इस कानून में प्रावधान है, यानी इस प्रावधान के माध्यम से शरणार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। यानी ये अगर कोई भी देश चाहे कि हम भगा के शरणार्थियों को अपने देश से उनकी मर्जी के बिना भगा दिए, तो इसके लिए एक सुरक्षा का कवच बनाया गया है कानून में। अर्थात शरणार्थी को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उसके जीवन या स्वतंत्रता के समक्ष कोई गंभीर खतरा या जोखिम उत्पन्न होने की संभावना हो। 1951 के कन्वेंशन के अलावा और भी सुरक्षा के लिए क्षेत्र विशिष्ट साधन स्थापित किए गए हैं शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए। कन्वेंशन में समाहित 1951 के कन्वेंशन में समाहित अन्य अधिकार हैं, उसमें से विशिष्ट और सुस्पष्ट रूप से परिभाषित दशाओं को छोड़कर निष्कासित न किए जाने का अधिकार, अनुच्छेद 32। करार वाले राज्य क्षेत्र में अवैध प्रवेश पर दंड न देने का अधिकार, अनुच्छेद 31। काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 17 से 19। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद नहीं है, कन्वेंशन में समाहित अधिकार है। निवास का अधिकार, अनुच्छेद 21 कन्वेंशन का अनुच्छेद। फिर शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 22। लोक सहायता और सहयोग का अधिकार, अनुच्छेद 23। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 4। न्यायालय जाने का अधिकार, अनुच्छेद 16। राज्य क्षेत्र के भीतर निर्बाध आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 26। पहचान एवं यात्रा दस्तावेज जारी करवाने का अधिकार, अनुच्छेद 27 और 28। किसके द्वारा ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं और इसके लिए तरीका या माध्यम क्या है? तो आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विशेष रूप से मेजबान देशों को इन अधिकारों के संरक्षण का दायित्व प्रदान किया गया है। यह स्थिति मेजबान देशों को निम्नलिखित दायित्वों के निर्वहन हेतु बाध्य करती है। पहला, यानी ये जो मेजबान देश हैं, यानी जहाँ आप शरणार्थी बनकर जाते हैं, उन देशों को ये अधिकार जो है इनको लागू करवाना होता है या इनका पालन करना होता है। तो इसमें कौन कौन से दायित्व हैं कि शरण के इच्छुक व्यक्ति को शरणार्थी का दर्जा प्रदान किया जाए, ये कन्वेंशन कहता है। अगर कोई व्यक्ति शरण के रूप में आपके पास आया हुआ है, आपके देश में आया हुआ है, तो उसको शरणार्थी का दर्जा प्रदान करें। फिर इन अधिकारों की पूर्ति के लिए स्थितियों का निर्माण करना, यानी संसाधनों और सेवाओं तक पहुँच या सक्षमकारी वातावरण का निर्माण करना, जैसे कार्य मेजबान राष्ट्र पर निर्भर करते हैं, जिसे नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से मुहैया कराया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आया है, तो ऊपर जो अधिकार मैंने पढ़े हैं उनकी पूर्ति के लिए भाई स्थितियाँ होंगी, तभी तो उनकी पूर्ति होगी। जब तक आप कागज़ से हटकर वास्तविक ज़िंदगी में इन सेवाओं को उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो इन अधिकारों की पूर्ति नहीं होगी। तो उसके लिए मेजबान जो राष्ट्र है उनका दायित्व है इन अधिकारों की वो पूर्ति कराएं। फिर सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व, अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के माध्यम से निवारक कार्रवाई,
वह अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को किसी भी रूप में मानवता के विरुद्ध होने वाले अपराधों से प्रतिबंधित करने की दिशा में प्रतिबद्ध करता है। यह परोक्ष रूप से राज्यों को शरणार्थियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक निवारक बल के रूप में कार्य करता है। यानी राज्य का एक दायित्व होता है कि वो जो भी उसके यहाँ निवासी आए हुए हैं, शरणार्थी आए हुए हैं, उनकी सुरक्षा करना उस राज्य का दायित्व होता है। यानी मानवता के विरुद्ध जो भी अपराध हैं उसको प्रतिबंधित करने के लिए ये कानून बनाया गया था। फिर शरणार्थियों के प्रति जिम्मेदारी के साथ घरेलू दायित्वों को संतुलित करना, यानी दोनों देशों पर दोनों को संतुलित करने की जिम्मेदारी होती है, अर्थात घरेलू जरूरत से समझौता किए बिना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किए बिना शरणार्थियों को सुरक्षित करना। यानी आपके देश में जो शरणार्थी हैं तो आप अपने घरेलू जो दायित्व उसको भी आप पूरी करिए, इनकी भी जिम्मेदारी पूरी करिए शरणार्थियों की, यानी इन दोनों में संतुलन स्थापित करना ये उस मेजबान राष्ट्र की जिम्मेदारी है। फिर आगे है कि शरणार्थी जो नैतिक संकट ये है कि क्या शरणार्थी महज एक अनुकंपा है, यानी दोनों यानी देशों की तरफ से प्रदान की जाने वाली सहायता है, ये बनकर क्यों रह गए हैं कि यानी शरणार्थी संकट पर चर्चा ही इसीलिए उठी है कि जो भोजन की तस्वीर आप देख रहे हैं तो इस पर कई सारे ऐसे कमेंट आए कि आप आभार व्यक्त करिए वहाँ का कि आपको इतना भी मिला। तो सवाल यहीं से उत्पन्न हुआ कि क्या शरणार्थियों के जो अधिकार हैं, भोजन का भी अधिकार उसमें शामिल है, तो क्या ये कोई अनुकंपा या कोई सहायता है या उनका अधिकार है? तो हाल ही में वर्तमान में जो तस्वीर वायरल हुई इससे ये पता चला कि अधिकार तो नहीं, एक अनुकंपा बनकर रह जा रही है। तो कारण क्या है उसके, ये हम जानते हैं। तो मेजबान देश की जनता के भीतर सहानुभूति की कमी और ज़मीनी स्तर पर संसाधनों की सीमित उपलब्धता इसके लिए उत्तरदायी है। यानी जो मेजबान देश है वहाँ की जनता के भीतर सहानुभूति उतनी नहीं है, या तो फिर ज़मीनी स्तर पर जो संसाधन की उपलब्धता है वो उतनी नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। तो इसके लिए क्या किए जा सकते हैं कि मानदंड के रूप में विश्वास प्राप्त करने में विफल होना, यानी ये घटनाएं इसलिए हो रही हैं कि हम विश्वास नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति की कमी हो रही है, विशेषकर उनकी संस्कृति, स्थिति और शरण के उनके दावे की वास्तविकता के बारे में विश्वास पैदा कर रही है, उनके शरण संबंधी दावों को खारिज करने की सामान्य नीति के रूप में परिलक्षित होता है। यानी उनका जो शरणार्थियों का दावा है उसको लोग स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं और उनकी संस्कृति, उनकी शरण की स्थिति के बारे में विश्वास हो रहा है लोगों में। फिर आर्थिक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखना, जब हमारे देश में मान लीजिए भारत में कोई शरणार्थी आता है या अन्य देशों में कोई शरणार्थी जाता है तो उसको दूसरे देश में आश्रित व्यक्ति के रूप में उनकी छवि बना दी जाती है। ये व्यक्ति आया है, हम पर बोझ है, आश्रित है, इसको हमको खाना खिलाना है, तो खाना पूर्ति की जाती है, यानी जो खाना पूर्ति उनको तस्वीर में दिख रही है भोजन के रूप में, तो इसकी छवि जो बनती है खाना पूर्ति वाली, इसके वजह से उनको अधिकार उनका नहीं प्रदान किया जाता, जबकि इनको लगता है कि एक अनुकंपा के रूप में हम प्रतिकार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। फिर सुरक्षा खतरे के रूप में देखे जाना, यानी लोगों में जागरूकता की कमी है और सूचना भी उनको पर्याप्त नहीं है, तो इसलिए भयमुक्त वातावरण का सृजन हो जाता है और जो स्थानीय आबादी है शरणार्थियों को ये महसूस करती है कि हमारे राष्ट्र के लिए सुरक्षा है, यानी सुरक्षा के रूप में खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इससे हमारी उनके प्रति सहानुभूति नहीं जग पाती है और हम उन पर प्रतिबंध लगाते हैं या उनको अनुकंपा के रूप में बहुत कम ज़रूरतें उनकी पूरी करते हैं। फिर एक और मुद्दा है कि कानूनी प्रवर्तन का मुद्दा अधिकारों की परिवर्तनीयता को सीमित करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सीमित दायरा शरणार्थी अधिकारों को मेजबान देश के विवेकाधीन और उनके धारणा पर निर्भर बना देता है। उदाहरण के लिए कई यूरोपीय देश अफ्रीकी देशों में युद्ध अपराधों के पीड़ितों की तुलना में LGBTQIA+ शरणार्थियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। यानी कानून प्रवर्तन का मुद्दा अधिकारों की परिवर्तनीयता को सीमित करता है, यानी हमारे यहाँ जो कानून हैं उनको हम प्रवर्तन नहीं कर पाते, उनको अच्छे से लागू नहीं कर पाते हैं, इसलिए शरणार्थियों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है। यानी यूरोपीय देश जो होते हैं वो अफ्रीकी देशों में युद्ध अपराधों की पीड़ितों की तुलना में LGBTQ शरणार्थियों के प्रति अधिक सहानुभूति रखते हैं। यानी जब यूरोपीय देशों में युद्ध से पीड़ित अफ्रीकी देश के जब शरणार्थी जाते हैं तो उनकी तुलना में वो LGBTQ के शरणार्थियों के प्रति ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं। फिर मेजबान की सीमित क्षमता होती है, कभी कभी जिस देश में आप जाते हैं वहाँ के संसाधन, मैंने पहले बताया कि संसाधनों की क्षमता उतनी नहीं होती है, तो घरेलू ज़रूरत की आबादी को पूरा करते हुए शरणार्थियों के भी आवास को, भोजन को सुनिश्चित कर पाना कठिन हो जाता है, इसलिए उनके लिए समान दावे की गारंटी दे पाना मुश्किल हो जाता है। फिर मुद्दे का कभी कभी राजनीति कर दी जाती है कि हमें क्यों शरण देनी चाहिए। शरणार्थी के अधिकार से राज्य के निर्णय की दिशा में स्थानांतरित करते हैं कि राज्य जो शरणार्थी होते हैं उनके मुद्दे को राजनीतिक कर दिया जाता है, जिससे लोग अपने राष्ट्र के लोगों की ज़रूरतों को पूरे करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, शरणार्थियों के अधिकारों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर इस विचार विमर्श में भारत का दृष्टिकोण क्या रहा? भाई भारत
क्या चाहता है, भारत का क्या दृष्टिकोण है, इसको भी जानना जरूरी है। तो भारत ने न तो वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की अभी पुष्टि की है, न ही शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनाया है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको यूपीएससी या IAS के PCS के एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है कि 1951 का जो शरणार्थी कन्वेंशन है, क्या भारत इसकी अभी पुष्टि की है? आपका उत्तर होगा नहीं। और भारत ने शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई कानून भी नहीं बनाया है। हालांकि यह शरणार्थियों के मुद्दों पर विधिसम्मत दृष्टिकोण अपनाए बिना दूसरे देशों में जबरन विस्थापित व्यक्तियों की मेजबानी करने के लिए सदैव तत्पर रहा है। यानी भारत में ऐसा कोई कानून भी नहीं है और ना ही उसने कन्वेंशन 1951 की अभी पुष्टि की है। लेकिन भारत जो है, जो जबरन विस्थापित व्यक्ति हैं उनका स्वागत करने के लिए या उनकी मेजबानी करने के लिए सदैव तत्पर रहा है। यह रुख चीन और चकमा शरणार्थियों के माध्यम से देखा जा सकता है। यानी हमारे चीन द्वारा या अन्य देशों से म्यांमार द्वारा या जो चकमा शरणार्थी हैं उनके मामले में जो भारत में आए हैं, तो उनको भारत ने संरक्षण दिया है और अपनी दायित्वों की पूर्ति की है। फिर हाल के दिनों में नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिनियमित किया गया, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनिंदा देशों के चयनित समुदायों को संरक्षण प्रदान करता है। यानी CAA में क्या था कि जो अन्य देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से या अन्य देशों से जो विस्थापित हिंदू थे या अन्य शरणार्थी थे, उनको भारत में नागरिकता प्रदान की गई, शरण प्रदान की गई। तो ये दर्शाता है कि भारत जो है शरणार्थियों के लिए एक विशेष अनुकंपा भी देता है और उनके अधिकार भी प्रदान किया है। तो भारत की जो छवि है शरणार्थियों के लिए थोड़ा सा सही जाती है। फिर शरणार्थियों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए क्या राह आगे की हो सकती है? भाई हमको ये भी तो जानना जरूरी है कि शरणार्थियों के लिए क्या किया जाना चाहिए, अभी क्या सुधार करने की संभावना है। तो सबसे पहले कि शरणार्थियों की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना चाहिए। शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि समानुभूति उत्पन्न हो। यानी शरणार्थियों के प्रति समानुभूति उत्पन्न होगी, उनके विरुद्ध भय की व्यापकता में भी कमी आएगी। यानी लोग उनके दर्द को समझ सकें। समानुभूति होती है कि आप उनके दर्द को महसूस कर सकें। तो ये समानुभूति जब हम उत्पन्न करेंगे भारत के नागरिकों के प्रति, उनका रवैया बदलेगा। और जो एक भय का वातावरण कायम होता है कि दूसरे देश से आए हैं, पता नहीं कैसे होंगे, क्या राय, एक पूर्वाग्रह हम बना लेते हैं जो शरणार्थियों के प्रति, तो उस भय की व्यापकता में भी कमी आएगी और वह सामाजिक स्वीकार्यता को तीव्र कर सकता है। यानी जब समाज उसको स्वीकार कर लेता है तो उनकी व्यक्तिगत स्तर पर भी मदद की जाती है विभिन्न NGO के माध्यम से, लोगों के व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से। फिर प्रक्रियाओं को वस्तुनिष्ठ और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना। यानी शरण देने की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ बना दिया जाए और स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया जाए या सूचित किया जाए कि शरणार्थियों की चिंता और अनिश्चितता को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ अधिकारी जो होते हैं उनको जवाबदेह आप बना सकते हैं। यानी कि जब कोई काम दिया जाता है किसी अधिकारी को तो उसकी जवाबदेही तय की जाती है, तो काम बहुत अच्छे से होता है। तो ये तरीका अपनाया जा सकता है। फिर प्रभावी संक्रमण तंत्र का निर्माण करना, यानी शरणार्थियों के मुद्दे का समाधान इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावों को देखते हुए एक जटिल विषय बना हुआ है, तो इसके समाधान में अत्यधिक समय लग जाता है। इसके लिए प्रभावी संक्रमण तंत्र का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। फिर शरणार्थी शिविरों की प्रणाली में सुधार लाना, उनका सुदृढ़ीकरण करना, यानी जो शिविर लगाए जाते हैं उसमें जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति से संबंधित जो चीज़ें हैं उसका ध्यान रखना, वित्त पोषित और प्रबंधित, यानी उनका जो फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उस पर बराबर मैनेजमेंट रखना। फिर बहुहितधारक और बहुपक्षीय दृष्टिकोण अपनाना। फिर अधिकारों को जवाबदेह बनाने के लिए संधारणी विकास लक्ष्यों के साथ प्रयासों को एकीकृत करना, यानी अधिकारों की आपूर्ति सीधे तौर पर SDG 16 के तहत निर्धारित लक्ष्य हो जाए। SDG 16 जो है यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 जो है उसमें लक्ष्य है शांति, न्याय और मजबूत संस्थान की प्राप्ति। तो उससे रिलेट करके शरणार्थियों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करना और उनको अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास किया जाना। तो निष्कर्ष में ये निकलता है कि शरणार्थी संकट के समाधान का मूल सार शरण प्रदान करने की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, अर्थात शरण की आर्थिक लागत और इसके सामाजिक राजनीतिक निहितार्थ, और शरण की नैतिक अर्थव्यवस्था यानी शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करने के अंतर्राष्ट्रीय मान्य सिद्धांतों से संबंधित मूल्य और प्रभाव और मेजबान राष्ट्रों के मध्य मानवतावाद की स्थिति में निहित है। इन दो कार्यों का प्रबंधन इस संकट के संदर्भ में दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है। तो ये रही आपकी नीति शास्त्र या एथिक्स की न्यूज, शरणार्थियों का जो अधिकार है उसके बारे में। आप इसको UPSC के GS 4th पेपर में उपयोग कर सकते हैं। अगर इस शरणार्थियों से संबंधित कोई भी समस्या आई, मतलब कोई भी प्रश्न आया उनकी समस्या से संबंधित, तो आपने इस प्यार से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल के नए दर्शक हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।